नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से शुरू करें आज के हेडलाइंस के साथ। 26 जुलाई को मना कारगिल विजय दिवस। 1999 में हुआ था कारगिल वॉर। इंडियन आर्मी ने चलाया था ऑपरेशन विजय। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल 2022 लोकसभा से पारित। तमाम बदलावों के लिए लाया गया है बिल। राज्य सूची का विषय है सहकारी समिति। और सरकार के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव। मणिपुर मामले को लेकर लाया गया प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही होता है पेश। चलिए खबरों की शुरुआत करें। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन देश कारगिल वॉर में शहीद हुए और वीरता से लड़े अपने सैनिकों को याद करता है। कारगिल वॉर साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इंडियन आर्मी ने इस दौरान ऑपरेशन विजय चलाया था, जिससे कारगिल में स्थित टाइगर हिल को रिकैप्चर किया जा सके। कारगिल की लड़ाई 16,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई। इस दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया था। उस वक्त भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। पाकिस्तान ने फरवरी 1999 में हुए लाहौर डिक्लेरेशन को तोड़ा था। 14 जुलाई को तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया था। 26 जुलाई को कारगिल वॉर को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख के संघ शासित प्रदेश बनने के बाद कारगिल अब लद्दाख का एक जिला है। लोकसभा ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल 2022 पारित कर दिया है। ये बिल लोकसभा में दिसंबर 2022 में पेश किया गया था, जिसे बाद में जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया था। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2023 में सौंपी थी। इसके बाद जुलाई 2023 में लोकसभा ने बिल पारित कर दिया है। ये बिल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 को संशोधित करता है। ये बिल कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के गठन की बात करता है, जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बोर्ड्स के चुनावों को आयोजित और सुपरवाइज कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को शेयर रिडेम्पशन करने से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। साथ ही कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की बात कही गई है। ये फंड सिख मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिवाइव करने के लिए इस्तेमाल होगा। इस फंड की फाइनेंसिंग लाभ में चल रही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा की जाएगी। सहकारी समितियां संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में 32वें नंबर का विषय हैं। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के जरिए साल 2012 में सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। यह संविधान संशोधन अधिनियम 15 फरवरी 2012 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के जरिए संविधान में 3 प्रमुख बदलाव हुए। पहला बदलाव है सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके जरिए अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। दूसरा, संविधान के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 43(b) जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तीसरे बदलाव में संविधान में भाग 9(b) जोड़ा गया। इस भाग को सहकारी समितियां नाम दिया गया। इसमें 243(zh) से लेकर 243(zt) तक के अनुच्छेद शामिल हैं। बहरहाल जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भाग 9(b) के एक हिस्से को रद्द कर दिया था। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब भाग 9(b) उन्हीं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर लागू होगा जो एक से अधिक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में काम करती हैं। कोर्ट ने माना कि अब एक ही राज्य में काम करने वाली सहकारी समितियों पर भाग 9(b) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, क्योंकि पहले से राज्य सूची में शामिल होने के कारण ये राज्यों का अनन्य अधिकार है कि वे इन्हें शासित करने के लिए अपने कानून बनाएं। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे हो चुकी है। बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। बैच में एडमिशन लेने के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है, प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, अमृत लाइव। इसके बाद आपको ये कोर्स 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा।
ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। लोकसभा में आज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। दरअसल विपक्षी दल मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री का सदन में बयान चाहते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया। हम जानेंगे इसमें कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। संसदीय लोकतंत्र में कोई सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब वह प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए सदन में बहुमत में हो। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस सामूहिक जिम्मेदारी की टेस्टिंग के लिए लोकसभा के नियमों में जिस मैकेनिज्म की बात की गई है उसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। लोकसभा का कोई भी सांसद जिसे 50 सांसदों का समर्थन हासिल हो किसी भी वक्त पर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। प्रस्ताव पर डिस्कशन के बाद वोटिंग कराई जाती है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। वर्तमान सरकार के पास लोकसभा में 332 सांसदों का समर्थन है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो ऐसी संभावना बहुत कम है। 26 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम मनाया जाता है। इस दिन का मकसद मैंग्रोव इकोसिस्टम के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। मैंग्रोव इकोसिस्टम एक विशेष, यूनिक और सुभेद्य इकोसिस्टम है। मैंग्रोव छोटे पेड़ या झाड़ियां होते हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं। इनकी जड़ें सॉल्टी सेडिमेंट्स या फिर समुद्री पानी के अंदर होती हैं। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यानी चरम मौसम की स्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें कम ऑक्सीजन लेवल की ज़रूरत होती है, लेकिन ये निम्न तापमान पर सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए आमतौर पर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कोस्टल डिफेंस में भी ये अहम भूमिका निभाते हैं। दरअसल इनकी व्यापक तौर पर फैली जड़ें समुद्री तूफानों और ज्वार भाटा के दौरान उखड़ती नहीं हैं। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के मुताबिक मैंग्रोव को काटने पर कार्बन पर्यावरण में उत्सर्जित होता है, इसलिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इनका महत्वपूर्ण रोल है और इन्हें संरक्षण करना जरूरी है। मैंग्रोव वृक्ष की प्राकृतिक मौत के बाद ये कार्बन को मिट्टी में स्टोर कर देते हैं, जिसे ब्लू कार्बन कहा जाता है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल से एक नए सेगमेंट की शुरुआत की है, जिस सेगमेंट का नाम है रैपिड न्यूज़। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसे स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। तो आइए रैपिड न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। एस फांगनॉन कोन्याक राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बन गई हैं। इससे पहले वे राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला सांसद बनने का रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को राष्ट्र को आईईसीसी यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर समर्पित किया। आईईसीसी की स्थापना प्रगति मैदान नई दिल्ली में की गई है। इस विश्व स्तरीय अवसंरचना का मकसद मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेज और एग्जीबिशन की मेजबानी करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा के बाद से हिंदू अविभाजित परिवार के टैक्स बेनिफिट पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे थे। इस पर वित्त मंत्रालय ने संसद में जवाब दिया है। वित्त वर्ष 2022-23 में तकरीबन 8.76 लाख हिंदू अविभाजित परिवार टैक्स भरते हैं। अभी तक यूसीसी के तहत इन पर क्या असर होगा, इसका असेसमेंट नहीं किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह 27 जुलाई को अमृत महोत्सव के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर पहल लॉन्च करेंगे। देश भर के लिए शुरू की जा रही ये पहल संस्कृति मंत्रालय के नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के तहत शुरू की जा रही है। पीएलएफएस यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 के बीच बेरोजगारी दर 4.1% रही। पीएलएफएस को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, अनुच्छेद 43B में प्रावधान है निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान, सहकारी समितियां या फिर पंचायती राज। अगला प्रश्न है, 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस कराया था कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। मैंग्रोव सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? मैंग्रोव अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग न तो रहते हैं न जाते हैं। दूसरा, मैंग्रोव भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। तीसरा, मैंग्रोव के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। और चौथा,
मैंग्रोव के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में किस देश में लीगल स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस की अवधारणा को समाप्त करने के लिए बिल लाया गया है? ऑप्शंस थे ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूएसए या फिर कनाडा। सही जवाब है विकल्प बी यानी इजराइल। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। WTO देशों के बीच व्यापार के नियमों में डील करने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प सी यानी दोनों कथन सही हैं। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।